सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल में सारा इलेक्शन का कामकाज देख रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन था वहाँ पे काफ़ी डिरेल हुआ और उसके खुंदक में आम आदमी पार्टी ने पूरा फोर्स गुजरात भेज दिया। कांग्रेस आज की डेट में जो बता रहे हैं कि 35 से 40 सीटों के आसपास कांग्रेस जीत रही है। 68 में से सरकार बनाने के लिए 35 चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज मांग रहे हैं और नियर अबाउट उससे अगर ओल्ड पेंशन स्कीम अगर सरकार लागू करती है, भाजपा ने तो वादा नहीं किया, लोगों को उम्मीद था कि मैनिफेस्टो में भाजपा कहेगी कि हम लाएंगे, लेकिन भाजपा ने तो उसकी चर्चा भी नहीं करी। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तर्ज पे यहाँ पे अगर हमारी सरकार आई तो हम लेकर आएंगे। सेब के उत्पादकों को जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है अडानी ने। जो कमिटमेंट्स अडानी ने किए थे अपर हिमाचल के लोगों से, शिमला और शिमला के ऊपर का जो एरिया है, प्लस इधर कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति, जहां से बेसिकली सेब का उत्पादन है, इस इलाके में जो सेब की कीमतों के लिए कमिटमेंट्स की, अग्निवीर से फायदा नहीं हो रहा है। अग्निवीर के ही तो बीजेपी के कारण उसका नुकसान हो रहा है। वहां पे अगर आबादी का प्रपोर्शन देखें तो उस एरिया से सबसे ज्यादा भारतीय फौज में रिप्रेजेंटेशन है। जितनी आबादी है अगर उस हिसाब से देखें तो, अनुपात में देखें तो ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, हर घर से एक लड़का आपको फौज में मिलेगा। चुनाव का मौसम है। परसों यानी 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में चुनाव है 68 सीटों के लिए। अगले महीने गुजरात में चुनाव है, इसलिए इस चुनावी माहौल में चुनावी चर्चा भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। बहुत ही सटीक और चौंकाने वाला विश्लेषण इस एपिसोड में होने वाला है हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर। पूरा वीडियो सुनना है, देखना है और सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। हिमाचल प्रदेश 68 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है परसों और वहां अभी बीजेपी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी बहुत जोर शोर से लगी थी, लेकिन अचानक वहां से अपनी पूरी ताकत निकालकर वो दिख रहा है कि गुजरात में लगा रही है। दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और शायद जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। उसके लिए 8 दिसंबर तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। गोदी मीडिया का विश्लेषण अपने हिसाब से होता है, लेकिन हम लोग बगैर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के, सोर्स के और रैशनल और लॉजिक के बगैर, रैशनलिटी के बगैर चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हिमाचल प्रदेश चुनाव की चर्चा और विश्लेषण करने वाला हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संजीव पांडे साहब, और लगातार अम्बेडकरनामा पर आपको सुनते रहे हैं और ये पंजाब बिहार के रहने वाले हैं। लंबे समय से, तकरीबन 3 दशक से पंजाब में हैं। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी बोलते, लिखते, समझते हैं और इनकी नज़र अंतर्राष्ट्रीय मामलों, खास तौर से साउथ ईस्ट अफ्रीका, इंडिया, साउथ एशिया पे इनकी पैनी नज़र रहती है। और उसके अलावा पंजाब से जुड़े हुए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजनीति को भी, चूंकि भाषा भी समझते हैं तो बेहतर समझते हैं। बिहार पे तो रहती ही रहती है। तो इस एपिसोड में मैं जानने वाला हूं संजीव जी से कि आखिर हिमाचल प्रदेश में चल क्या रहा है, ताजपोशी किसकी होने वाली है, क्या कुछ चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। पूरा रिसर्च कर लिए हैं? हाँ। पूरा कंप्लीट? फुल कंप्लीट। जो बोलेंगे आपकी जिम्मेदारी होगी। हाँ। ठीक है। बताइए क्या होने वाला है। परसों चुनाव है। अभी तक जो क्षण की रिपोर्ट आ रही है उसमें सामान्य एक धारणा ये बन रही है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है और कांग्रेस की वापसी हो रही है। हो रही है। अच्छा। हालांकि जो एक भारतीय जनता पार्टी के जो मैजिक चलता है, जो मोदी मैजिक बोलते हैं, उससे भी डर तो हर लोगों को होता है। हम और आप जैसे विश्लेषकों को भी होता है कि मोदी मैजिक न चल जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में चल गया था। मैजिक में बहुत सेटिंग भी होता है। तो ये मशीन वाला मैजिक हिमाचल जैसे स्टेट में नहीं चल सकता। बहुत छोटा सा स्टेट है और मात्र 55 लाख वोटर है वहाँ पे, और वहाँ पे जो मशीनरी है
वो इस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से कुछ बाकी राज्यों में सेटिंग के लिए मशीनरी काम कर सकती है, हिमाचल में थोड़ा संभव नहीं है। देखिए, सेटिंग तो मशीनरी करती है ना, नीचे की मशीनरी करती है, उसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं, उसमें और तरह के जो मैनेजमेंट होता है। वो मैनेजमेंट फिलहाल छोटे राज्य होने के कारण, कम मतदाता होने के कारण उस मशीनरी को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ देखिए सिर्फ 55 लाख मतदाता हैं, 68 विधानसभा क्षेत्र 55 लाख मतदाता हैं, और जो कंसंट्रेशन ज़्यादा मतदाताओं का लोअर हिमाचल में है, जो कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया, इधर नाहन डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो शिमला से नीचे नीचे, जिसको लोअर हिमाचल बोलते हैं। अपर हिमाचल जो है एरिया ज़्यादा है, पहाड़ ज़्यादा है, और विधानसभा एरिया बड़े बड़े हैं, दूर दूर तक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा सरकारी मैनेजमेंट कम है। और हिमाचल में दरअसल एक बात ये भी है कि सरकार आती रहती है, आती है, जाती है, मतलब कि रिपीट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे वीरभद्र सिंह रिपीट नहीं कर पाए, तो उससे पहले वीरभद्र सिंह की सरकार आ गई थी, बीजेपी की सरकार चली गई थी। ठीक है। तो ये एक संभावना है, बताई जा रही है कि कांग्रेस आज की डेट में जो बता रहे हैं कि 35 से 40 सीटों के आसपास कांग्रेस जीत रही है। 68 में से सरकार बनाने के लिए 35 चाहिए। एक अनुमान, कंजर्वेटिव अनुमान है 35 से 40 सीटों का, ये कांग्रेस जीत रही है। उसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि 55 लाख की आबादी है राज्य में, उसमें 2 से 2.5 लाख के करीब वर्तमान में सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। नियर अबाउट 1.5 लाख 2 लाख के करीब 1.5 लाख 1.25 लाख के करीब पेंशनर हैं, और 4 लाख के आसपास 4 लाख के आसपास। अब ये देखिए कि 55 लाख के मतदाता में 4 लाख ये हैं, तो आप समझ लीजिए कि 1 लाख एक पेंशनर या एक सरकारी एम्प्लॉय 4 या 5 लाख, तो 4 या 5 लोग एक फैमिली में हो, तो हाँ, ये मान के चलिए कि 12-13 लाख मतदाता तो यही हो जाते हैं। अगर 8 लाख 7 लाख कंजर्वेटिव होके, नहीं तो ऊपर 12-13 लाख जी। तो सरकारी कर्मचारी इस समय वहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे बने हुए हैं। अच्छा। एक ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज मांग रहे हैं, और नियर अबाउट उससे अगर ओल्ड पेंशन स्कीम अगर सरकार लागू करती है, भाजपा ने तो वादा नहीं किया, लोगों को उम्मीद था कि मैनिफेस्टो में भाजपा कहेगी कि हम लाएंगे, लेकिन भाजपा ने तो उसकी चर्चा भी नहीं करी। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तर्ज पे यहाँ पे अगर हमारी सरकार आई तो हम लेकर आएंगे। और चूंकि पड़ोस में पंजाब में, देखिए आधा हिमाचल जो अभी जो देख रहे हैं वो पंजाब का पार्ट रहा है, कल्चर पंजाब का है, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, ये पंजाब का कल्चर लिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बेशक है, लेकिन कल्चर पंजाब का है इनका। ये पंजाब में यहाँ जो भी फैसला होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, पंजाब एम्प्लॉइज के मामले में बहुत ही खुले दिल का एक स्टेट माना जाता है। जो बेनिफिट्स पंजाब में एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट ने अभी तक दे रखे हैं, चाहे किसी की सरकार रही हो, अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वो हरियाणा में भी वो एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं है उस स्ट्रक्चर में, और हिमाचल में भी नहीं है। तो पंजाब में जो भी फैसले होते हैं एम्प्लॉइज से रिलेटेड, वो फैसला हरियाणा में बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो जब ये भगवंत मान की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, तो हिमाचल प्रदेश में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी इस चक्कर में लागू किया था, आम आदमी पार्टी ने, कि हम हिमाचल में फ़ायदा लेंगे, लेकिन हिमाचल से फिलहाल आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन वीक कर चुकी है, कम कर चुकी है, वो गए भी नहीं है, और उन्होंने अपना सारा फोर्स जो है गुजरात की तरफ लेके गए, क्योंकि वो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल में सारा इलेक्शन का कामकाज देख रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन था वहाँ पे काफ़ी डिरेल हुआ, और उसके खुंदक में आम आदमी पार्टी ने पूरा फोर्स गुजरात भेज दिया। अच्छा। कि अगर आपने यहाँ आपने किया है तो कोई नहीं। और एक हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को जो कांग्रेस को नुकसान दे सकती थी, जिसकी एक बहुत संभावना थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 25% दलित वोटर हैं और 12 से 13% ओबीसी वोटर हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी का जो वेलफेयर स्कीम्स जो घोषणाएं दिल्ली मॉडल होता है, वो तो वहाँ के दलित मतदाताओं पे उसका अफेक्ट था। लेकिन चूंकि अब आम आदमी पार्टी अपने आप को लड़ाई से बाहर कर चुकी है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये मतदाताओं को भी भरोसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी लड़ाई में है या सरकार बना सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि वो फिर जो बीजेपी माइंडसेट के जो मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। वोट बटन नहीं है। और चूंकि कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की हम लोग बात कर रहे थे, तो चूंकि कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है, तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बढ़ी हुई है। और देखिए, हिमाचल में एम्प्लॉय बड़ा मायना रखता है।
शांता कुमार ने नो वर्क नो पे लागू किया था। कर्मचारियों ने उस समय शपथ ली थी कि शांता कुमार की ऐसी विदाई करेंगे कि हिमाचल में सीएम बन नहीं पाएगा, और वैसा हुआ। हिमाचल में वो सीएम शांता कुमार उसके बाद बन नहीं पाए। सरकारी एम्प्लॉइज इतना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट के अंदर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है कर्मचारियों से रिलेटेड, एक एसीपी है, एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन या कुछ ऐसा होता है। 4/9/14 का डिमांड वो पिछले लंबे अरसे से मांग रहे हैं पंजाब के तर्ज पे कि कम से कम सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए। वो हिमाचल गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने नहीं दिया। एम्प्लॉइज इससे भी नाराज है। तो ये एक एम्प्लॉय फैक्टर हो गया। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इश्यूज हैं, जो हिमाचल के लोगों से बड़ा इशू है। ये देखिए, हिमाचल में 3 तरह की चीज़ें हैं। या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं लोग, या तो एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर तो है नहीं, पहाड़ है तो सेब जो उसको बोलते हैं, और फ्रूट का बेसिकली मेन जो अपर हिमाचल के लोग कारोबार करते हैं। और थर्ड एक टूरिज्म है जिससे लोगों का इनकम है। कोविड के दौरान टूरिज्म पे बहुत इफेक्ट पड़ा 2 सालों में। सेब के उत्पादकों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है अडानी ने। जो कमिटमेंट्स अडानी ने किए थे अपर हिमाचल के लोगों से, शिमला और शिमला के ऊपर का जो एरिया है, प्लस इधर कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति, जहाँ से बेसिकली सेब का उत्पादन है, इस इलाके में जो सेब की कीमतों के लिए कमिटमेंट्स किए, वो बाद में अडानी ने रेट गिराना वहाँ शुरू कर दिया। देखिए, हिमाचल के उत्पादकों को पहले लगा था कि हमें सेब बेचने के लिए ट्रक से दिल्ली लेके जाना पड़ता है। दिल्ली में आड़ती है जो 2-2 महीने पैसे नहीं देते थे, कभी हो जाता था कि 6-6 महीने पैसे नहीं दे रहे हैं। उनको लगा कि यहाँ पहले ही हमारा लोकल हमें बेचना होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगा, तो हमें अच्छी कीमतें भी मिल रही है। तो वो गौतम अडानी के झांसे में आ गए। लेकिन अब जो है उनके हर साल पिछले 2 सालों में सेब की कीमतें अडानी ने तोड़ने की कोशिश करी। उससे सेब उत्पादकों को बहुत नुकसान हुआ है। और ये इस कारण से जो सेब उत्पादक जो एक लॉबी है, जो सेब के जो फार्मर्स हैं अपर हिमाचल में, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट से नाराज है। तो ये खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। टूरिज्म के कारण तो है। लेकिन एक जो चौथा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण मसला है बीजेपी के अंदर, विद इन बीजेपी जो वहाँ एक समस्या आ रही है कि एक जो बहुत ही प्रेम कुमार धूमल फैक्टर वहाँ आज भी काम कर रहा है, जो हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, जो लोअर हिमाचल का, जो इसको बोलते हैं ओल्ड पंजाब या बोलते हैं सूखा बहिष्त, सूखा हुआ स्वर्ग इसको अंग्रेजों ने कहीं बोला था। उस एरिया में प्रेम कुमार धूमल का बहुत प्रभाव है। और प्रेम कुमार के धूमल के जो बेटे हैं वो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन हिमाचल की राजनीति से इस ग्रुप को किनारे कर दिया गया है। अच्छा, हाँ, और धूमल ग्रुप को, और उसको किनारे करने में अहम भूमिका निभाई है जो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इन्होंने धीरे धीरे इवन की धूमल इस बार चुनाव भी लड़ना चाहते थे, जिस कंस्टिट्यूंसी से लड़ना चाहते थे वहाँ से उनको टिकट नहीं दी गई। तो जो कहा जा रहा है कि 18 से 20-25 सीटें जो कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना हैं, वहाँ पे बीजेपी को दिक्कत आ रही है। वहाँ पे संजीव जी एक सवाल है। आपने सरकारी कर्मचारी की बात की, सेब उत्पादक की बात की, पार्टी के इंटरनल डायनेमिक्स पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन ये सब तो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। सरकारी बाबू को पेंशन पैसा क्यों चाहिए? देखिए सेब क्या अडानी तो अपने ही देश का आदमी, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सेब अडानी खा के लाल होगा। इलेक्शन के समय तो हिंदू राष्ट्र और पूरा सवर्णवाद और सब एक ही साथ चलता है। तो पैसा तो ले क्या करेगा लोग वहाँ? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार से डिफरेंट माइंडसेट हिमाचल का है। देखिए, हिमाचल में भाजपा हिंदू राष्ट्र से पहले भी थी। कमंडल की राजनीति 1990 में शुरू हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे पहले भी कांग्रेस से फाइट भाजपा ही करती रही है उस बेल्ट में। और एक मैं उसका दूसरा उदाहरण और देता हूँ। हिमाचल से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, रोपड़, होशियारपुर, यहाँ पे भी बीजेपी का प्रभाव जनसंघ के टाइम से है। और उसका हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। और वो इतने समझदार हैं कि अपना भला बुरा समझते हैं। ठीक है, इसीलिए बार बार उनकी सरकार बदलती रही है। अब एक बात बताइए, हिमाचल में सबसे ज्यादा संख्या राजपूतों की है अगर आबादी के हिसाब से देखें तो, लेकिन राजपूतों ने वहां सरकार बदली हुई है हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद। वीरभद्र सिंह की सरकार बनी थी वहां, वीरभद्र सिंह सीएम रहे लंबे समय तक। तो हिमाचल को आप हिंदू राष्ट्र के पैमाने पर नहीं ले सकते। 11 बागी खड़े हैं भाजपा के। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे प्रधानमंत्री खुद फोन कर रहे हैं उस कैंडिडेट को कि आप बैठ जाइए। कोई कृपाल सिंह फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो हिमाचल में
अपर हिमाचल कैसे है, अपर हिमाचल ट्राइब हैं, लाहौल स्पीति और उस पूरे बेल्ट में ट्राइब हैं, तो वो बीजेपी को ही वोट देते हैं, वही अगले बार कांग्रेस को ही वोट देते हैं। मैंने कई लोगों से बात की, कहता है हम इशू बेस पे वोट देते हैं, हमें हिंदू राष्ट्र से लेना देना नहीं। अगर आप लाहौल स्पीति के ट्राइबल से किसी बात करेंगे तो बुद्धिस्ट है वहां पे, केलोंग में बुद्धिस्ट हैं, ऊपर शिमला से ऊपर आपको बुद्धिस्ट बहुत मिलेंगे, वो भी बीजेपी को वोट देते रहे इशू पे, और वही बीजेपी के अगेंस्ट भी वोट करते रहे। अगर थोड़ा बहुत हिंदू राष्ट्र का प्रभाव दे सकते हैं और राष्ट्रवाद का प्रभाव देखेंगे तो लोअर हिमाचल में देखेंगे, जहां पे सेना में सबसे ज्यादा लड़के हैं, फौज में, वो बीजेपी को इस समय बहुत नुकसान होगा। उसका कारण है जो राष्ट्रवादी लोग, अग्निवीर से फायदा नहीं हो रहा है, अग्निवीर के ही तो बीजेपी के कारण उसका नुकसान हो रहा है। वहां पे अगर आबादी का प्रपोर्शन देखें तो उस एरिया से सबसे ज्यादा भारतीय फौज में रिप्रेजेंटेशन है, जितनी आबादी है अगर उस हिसाब से देखें तो, अनुपात में देखें तो ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, हर घर से एक लड़का आपको फौज में मिलेगा। और अग्निवीर से वो इतने नाराज हैं इस समय, क्योंकि वो 4 साल की नौकरियों का तय क्या है, और वो भी इनके अगेंस्ट जा रहा है, अग्निवीर भी इनके अगेंस्ट जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है। तो ये जो है ना कि राष्ट्रवादी होने के बावजूद, ऐसा तो नहीं कि कोई नया नया सेना में जा रहा है, बहुत पुराना सेना में जा रहा है, उस एरिया से एक ट्रेडिशन है ब्रिटिश टाइम से कि आपको फौज में लोग मिलेंगे। और वो भी अब वो सारे मैक्सिमम, अगर कास्ट वाइज एनालाइज करेंगे तो उसमें मैक्सिमम राजपूत हैं। अगर कास्ट वाइज उनका एनालाइज करेंगे तो हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा में मैक्सिमम जो फौज में लड़के हैं और राजपूत कम्युनिटी से हैं। लेकिन वहाँ कांग्रेस जीतती भी रही है, हारती भी रही है। तो मैं कहा कि एक अल्टरनेट का है। अगर हिंदू राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो हिंदू राष्ट्रवाद, आप एक बात बताइए, जेपी नड्डा ने जब अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उसमें वो सारी चीज़ें वो देख रहे थे, बात कर रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए किया, हमने मेडिकल कॉलेज खोले, हमने ये डेवलपमेंट किया, आने वाले टाइमों में हमें सड़कों, उन्होंने हिंदू राष्ट्र में फैसिस नहीं किया, क्योंकि हिमाचल में नहीं चलेगा हिंदू राष्ट्र का जो थ्योरी है। राम मंदिर नहीं चलेगा, राम मंदिर आप देख लीजिए, हिमाचल में जो कंप्लेन हो रहा है वहाँ राम मंदिर की बात नहीं हो रही है। सिंपल ये कह रहे हैं कि हम औरतों को ये देंगे, हम 3 सिलेंडर फ्री कर देंगे साल में, वो कर देंगे, मतलब कि जो बेसिकली फ्री भी, जिसका बीजेपी दिल्ली में विरोध कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट में जो बात बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये फ्री भी और मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रही है। प्रधानमंत्री ने मुफ्त की रेवड़ी का विरोध किया, अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया, लेकिन जेपी नड्डा ने जब वहां पे वो किया तो उन्होंने कहा हम 3 सिलेंडर देंगे, एक की जगह मुफ्त करेंगे, और हम 1500 देंगे, 2000 देंगे, 1000 देंगे, हमने ये स्टाइपेंड देना है, वो देना है। तो फ्री वी के बिना और रेवड़ी कल्चर के बिना काम भी नहीं चल रहा है। नहीं, तो वेलफेयर स्टेट का तो काम भी होता है अपने सिटीजन के लिए सब इंतजाम करना। मैं वही कह रहा हूँ कि जिसको ये कहीं रेवड़ी बोलते हैं, उस रेवड़ी के इस्तेमाल के बिना इस सत्ता में आ भी नहीं सकते। डबल स्टैंडर्ड ये है ना कि अगर आप रेवड़ी कल्चर का विरोध कर रहे हैं तो आप इसकी घोषणा बंद कर दो, कहो जी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने हिमाचल में किया। तो हिमाचल में ये बड़ा डिफरेंट माहौल है, और इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें आ रही हैं, और वो दिक्कतें जो है, अब ये है कि 2 दिन बचा हुआ है, और ओवरनाइट क्या हो जाए खेल, नहीं, ओवरनाइट ऐसे खेल तो होना बड़ा मुश्किल होता है। जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने की संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन मोदी मैजिक है तो मोदी मैजिक पे हर आदमी, राहुल गांधी भी घबरा जाते होंगे लास्ट में मोदी मैजिक पे, बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं मोदी मैजिक से सारे लोग घबरा जाते हैं। मिला जुला के पूरी स्थिति जो है एंटी इनकम्बेंसी है और भाजपा के खिलाफ दिख रही है। एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा के खिलाफ दिख रही है। ओवर परसेप्शन ये है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है हिमाचल में, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो इम्पोर्टेंट इशू जिस पे हम लोग चर्चा नहीं किए, जो इशू है जो हिंदू राष्ट्र में शायद दूसरे स्टेटों में इशू न बने, महंगाई भी वहाँ इशू है। महंगाई पे भी वहाँ बातचीत हो रही है, महंगाई बढ़ गई है। गैस सिलेंडर के बारे में लोग पूछ रहे हैं, जो भाजपा समर्थक अग्निवीर के जो लोग भी हैं, जो अखबारों में मैं इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये पहले भाजपा बताए कि ये 250 रुपये वाला सिलेंडर से मुझे मुक्ति कब मिलेगी। वो तो विकास हो रहा है ना गैस के दाम का गैस के दाम वही तो उससे कब मुक्ति मिलेगी। ये जो तमाम चीज़ों पे वहाँ पे डिस्कशन है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और आप नॉर्दर्न इंडिया के जो कुछ राज्य है उसके ढांचे में फिलहाल हिमाचल को आप नहीं डाल सकते। उत्तराखंड और हिमाचल के पॉलिटिक्स में अंतर है, बहुत डिफरेंस है। दोनों देवभूमि है, सब पहाड़ है। आप एक बात बताइए कि आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको हिमाचल का बंदा लेबर नहीं मिलेगा, उत्तराखंड का लोग लेबर मिलेगा ज़्यादा। ये तो दिलचस्प बात कहा आपने। हाँ, हिमाचल संपन्न राज्य है। अपर हिमाचल सेब की खेती का बहुत अमीर हो चुका था,
वो अभी भी है। उसी में से अडानी जी थोड़ा सा मांग रहे हैं, तो क्या दिक्कत? उसी में से अडानी जी कहते हैं कि सेब पे हम कंट्रोल करके अपना सारे देश को सेब बेचेंगे। राष्ट्र हित में ना। हाँ, तो राष्ट्र हित में बेचे वो ठीक है। और दूसरे जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोअर हिमाचल भी है, जो गरीब है अपर हिमाचल के मुकाबले, जो निचला हिमाचल है, वहाँ पे भी आपको फौज में, सरकारी नौकरी में बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो वो जो है वो उसके कारण हिमाचल और उत्तराखंड को आप बराबर में नहीं उसको वो कर सकते उत्तराखंड। और दूसरा फिर मैंने बोला कि उत्तराखंड में जो देवभूमि होने के बावजूद जो उत्तराखंड में जो हमने जो माइंडसेट देखा है इलेक्शन के टाइम में, वो हिमाचल के लोगों का वो माइंडसेट नहीं है प्योर की हिंदू राष्ट्रवाद पे। देखिए, राष्ट्रवादी हिमाचली हैं, लेकिन अगर आप प्योर हिंदू राष्ट्रवाद के ढांचे में अगर उनको डालना चाहेंगे तो नहीं है हिंदू राष्ट्रवाद के ढांचे में जो हिमाचल के लोग हैं। चलिए, लोग नाराज हैं, नाराज तो हर जगह दिखते हैं, लेकिन वो नाराजगी वोट में किस करवट पलटती है ये देखना दिलचस्प। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो कांग्रेस के अंदर भी तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और कांग्रेस के अंदर बीजेपी के एजेंट बहुत बैठे हैं। तो एजेंटों को इलेक्शन के टाइम में एजेंटों से भाजपा को, कांग्रेस को बचाना, जो बीजेपी के एजेंट्स अंदर बैठे हैं उससे कांग्रेस को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उससे कैसे बचाएं। बीजेपी के एजेंट से कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी अंदर जो बहुत टॉप लेवल पे भी होंगे, निचले लेवल पे भी हैं, हर जगह ऑपरेशन बड़ा अच्छा है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि दूसरे पार्टी में भी कैसे सिस्टम को ऑपरेट करने में अपने बंदों को बिठाना है। ओपोजिशन से कैंडिडेट भी डिसाइड करवाते हैं किसको लड़ाना है। वो तो बिहार वार में कई जगह करवाया भी था इस इलेक्शन में। बोलते हैं कांग्रेस की कई टिकटें भाजपा ने बंटवाई थी, 70 सीटें ले तो गए आरजेडी से, लेकिन कहते हैं कि उसमें 5-7 सीटें जो थी नॉर्थ बिहार की, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड करवाया था कि इसको यहाँ से लड़ा दो, इसको वहाँ से लड़ा दो, ताकि पोलराइजेशन हो जाए हिंदू मुस्लिम। राजलीला बहुत ही अद्भुत होती है, अजीब है राजलीला। जो आपको दिखता है वो होता नहीं है। जैसे डिस्को देखा है ना, कहीं ब्लू कलर दिखेगा, कभी कुछ कलर दिखेगा, कभी कुछ, उसी तरह से राजलीला होती है। फाइनल जी, दरअसल कांग्रेस के लोगों के अंदर जो एक माइंडसेट जो काम करता है ना, ये तो बहुत समय बाद मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जमीन पे उतरे हैं और काफ़ी लोगों से संवाद कर रहे हैं, इतना लंबा चल रहे हैं, अपना फिजिकल फिटनेस भी दिखा रहे हैं, और फिजिकल फिटनेस का अच्छा खासा मार्केटिंग भी हो रहा है। हमको लगता है किसी ने इनको समझाया होगा कि जैसे नरेंद्र मोदी अपने आप को मार्केटिंग करते हैं, नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से देखिए डेली फिजिकल फिटनेस को दिखाते हैं, कभी पत्थर पे चलते हैं, कभी वहाँ उत्तराखंड में साधु बन जाते हैं, कभी उत्तराखंड में जाके पूजा करने लगते हैं। तो राहुल गांधी को भी किसी ने एडवाइस किया होगा कि भाई आप भी थोड़ा दाढ़ी बढ़ाइए, कभी कभी सड़क पर दौड़ने लग जाइए। तो ये मैनेजमेंट ज़रूरी है, इवेंट मैनेजमेंट, चाहे जिसको मीडिया मैनेजमेंट कहें, सोशल मीडिया, जो अंग्रेजी की भाषा में जो भी बोलते हो आज की डेट में, कि इलेक्शन में ये सब मैनेजमेंट ज़रूरी है, और पर्सनैलिटी बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो कांग्रेस के अंदर अभी तक क्या स्थिति रही कांग्रेस के अंदर पिछले 40 सालों में, अगर देखिए कि सरकारें तो एंटी इनकम्बेंसी से बनी जाती है, सत्ता पक्ष से लोग नाराज होते ही होते हैं, और हमारी सरकार बन जाएगी तो जमीन पे जाने की जरूरत क्या है, इस माइंडसेट से कांग्रेसी राज करते थे जी। और उसमें क्या होता था, उसमें ये भी होता था कि जब लगता था कि बहुत सारे बंदों को कि सरकार अब कांग्रेस क्या रही है, तो इधर से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गए। कांग्रेस के लोगों को लगा कि अगर सरकार हमारी नहीं बन रही है तो इधर अपोजिशन की तरफ, कहीं भाजपा में तो कहीं क्षेत्रीय पार्टी में ऐसे शिफ्टिंग होती है। अगर आप टिकट बंटवारे के टाइम में देखते होंगे कि कैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ लोग 20-50 ऐसे छलांग लगाते हैं, जैसे लग रहा है कि बस उधर से पकड़ के लाके मुर्गी लाके इधर बेच दिया लाके। तो ये जो स्थिति है ना, तो कांग्रेस पार्टी को जो मेजर नुकसान हुआ है ना पिछले 10 सालों में, इसी वजह से उसका यही वजह से है कि कांग्रेसी लीडर ये मान के चलते हैं कि जनता नाराज है। जैसे पंजाब में क्या हुआ, अकाली दल और कांग्रेस की लड़ाई होती थी, तो अकाली सोचते थे कि 5 साल कांग्रेस आ गई, हमें 5 साल क्या करने की जरूरत है, अगली बार कांग्रेस आएगी, जितना मजा लेना है ले लो, सत्ता की मलाई जितनी खानी है खा लो। वो खा लेते थे। कांग्रेसी कहते थे कि 5 साल हमने क्या करना यार, सड़क पे जाकर अपोजिशन की भूमिका में, जनता तो ऐसे ही नाराज हो जाएगी इनसे, हम आ जाएंगे। फिर वो 5 साल मजा लेते थे। आप 2000 के बाद देखिए, एक अकाली एक भाजपा, ऐसे एक अकाली एक कांग्रेस इस ढंग से सत्ता की मलाई खाते रहे। अब सवाल ये है कि अब वहाँ तीसरा एक एंट्री हो गया, गुजरात में भी तीसरा एक एंट्री हो गया है, आम आदमी पार्टी, जिससे कांग्रेस भी परेशान है, भाजपा भी परेशान है। तो ये जो जब 2 पार्टी सिस्टम में कभी कभी लगने लगे कि एंटी इनकम्बेंसी में ही हमारी सरकार बन जाएगी, तो फिर उसमें निचला संगठन का ढांचा खत्म हो जाता है, उसमें कई तरह के एजेंट्स भी प्लांट हो जाते हैं अलग अलग पार्टियों में। मतलब व्यक्तिवाद पे केंद्रित होता है, व्यक्तिवाद केंद्रित है, संगठन नहीं हो तो व्यक्तिगत। देखिए,
जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से हमें सीखना चाहिए कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में बाइडेन रहे ना रहे, डेमोक्रेटिक पार्टी है। ट्रंप रहे आउट हो जाए, जॉर्ज बुश रहे आउट हो जाए, रिपब्लिकन पार्टी है। यहाँ पे टोरी ऋषि सुनक आउट हो जाए, बोरिस जॉनसन चले गए, लिज ट्रूथ जो भी थी लेडी चली गई, सुनक आ गए, सुनक भी हो सकता है 4 महीने में चले जाए। टोरी पार्टी नहीं खत्म होगी। लेबर पार्टी में पहले जो भी लीडर थे, जेमी कॉर्बन या जो भी थे वो चले गए, उनके बाद दूसरे लीडर आए, स्ट्रोमर जो आए हैं। कल को हो सकता है स्ट्रोमर भी ना रहे। पार्टी का ढांचा व्यक्ति के आधार पर अगर रहेगा तो खात्मा हो जाएगा, तानाशाही की प्रवृत्ति रहेगी। और क्या होता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम है। काशीराम ने दलित मूवमेंट खड़ा किया, बीएसपी खड़ा किया, बीएसपी का संगठन नहीं खड़ा किया, एक बंदे के हवाले पार्टी कर दिया। जबकि एक इतना बड़ा अगर मूवमेंट खड़ा हुआ था, लोग जागृत हो गए थे, तो आप उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऐसा रखते कि कल को मायावती, कोई रहे न रहे सिस्टम चला रहा है। अब मायावती क्या है, मायावती ईडी के डर से चुपचाप बैठ जाती हैं। अगर आज बसपा का संगठन होता तो बसपा खत्म थोड़ी हो जाती। यही हाल समाजवादी पार्टी का है, ईडी के डर से लोग बैठ जाते हैं घर में। अगर समाजवादी पार्टी का संगठन होगा तो अगर कोई बंदा ईडी के शिकंजे में आ भी जाए, सरकार के अटैक का शिकार भी हो जाए, पार्टी का ढांचा रहता है, उसके पीछे चलता होता है। अगर बाइडेन आज अगर किसी कारण से अरेस्ट हो जाता है अमेरिका में, तो डेमोक्रेटिक पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी जी। तो ये मेरा कहना है कि ये तो कांग्रेस को हो, आज भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी भी बची हुई है व्यक्तिगत से इस तरह के। अगर आज नरेंद्र मोदी पार्टी में रहें ना रहें, उनका वो पार्टी कुछ समय तक सस्टेन करेगी। अगर यही नरेंद्र मोदी इस पार्टी को जिस ढंग से व्यक्तिवाद की तरफ लेके जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर रहे हैं, आरएसएस को पीछे कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल हो जाए। जी चलिए, फाइनल तो आपके हिसाब से कांग्रेस आ रही है, कितनी सीट? कांग्रेस को 35 से 40 सीट आज दे रहे हैं लोग। देखिए आ रही है, देखिए कंफर्म तो भगवान भी आज की डेट में नहीं बोल सकते हैं। पहले मैंने कहा आपको संभावना 35 से 40 सीट आज भी कांग्रेस को दे रहे हैं। जितने भी मैंने वहाँ पे लोगों से बात करी, जर्नलिस्टों से बात करी है कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, इशूज़ इंपॉर्टेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद का वहाँ इशू नहीं है इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में भाजपा को एकमात्र मोदी का सहारा है। स्थानीय जो लीडरशिप है वो बहुत सक्सेसफुल भाजपा को लाने की स्थिति में नहीं है। अगर भाजपा आती है तो नरेंद्र मोदी पे ही भाजपा पूरी तरह डिपेंडेंट है कि भाजपा को वही लेके आ सकते हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा बात ये है कि जो बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, ओपीएस, सबसे इम्पोर्टेंट ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस समय बढ़ा हुआ है। चलिए तो देखते हैं, अभी परसों इलेक्शन है, परसों इलेक्शन हो जाएगा तो शाम में कई टेलीविज़न चैनल पे आप विश्लेषण देखेंगे। लेकिन आज 10 तारीख को अम्बेडकरनामा का ये विश्लेषण कितना परफेक्ट होता है, ये हम लोग जब काउंटिंग हुआ दिसंबर में, हाँ तब देखेंगे, तब हम लोग फिर बातचीत करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया संजीव जी। नमस्कार सर।